हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के न्यूज़पेपर के डिस्कशन को। देखिए अभी पीछे कुछ वीक मतलब आई थिंक 6 या 5-6 दिन से क्लास नहीं हुई है, हिंदू का सेशन नहीं हुआ है, तो आई वॉज नॉट वेल कम्प्लीटली, तो इसलिए क्लासेस नहीं ले रहा था। बट अभी नाउ आई एम गुड, तो आज से फिर हमारी जो क्लासेस हैं वो रेगुलर शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए न्यूज़ का पहला आर्टिकल जो आया हुआ है, इट इज़ अबाउट रेलवे का एक्सीडेंट। और इस साल में पता नहीं क्या, लेकिन काफ़ी सारे ट्रेन एक्सीडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो अभी इसमें बस ये है कि दुर्घटना उतनी बड़ी नहीं हुई है जितनी हमने उड़ीसा वाला देखा था, बट हाँ एक घटना घटी है, न्यूज़ वाला पर्सपेक्टिव है, पढ़ना चाहो पढ़ लेना। आंध्र प्रदेश में हुई है, ठीक है। इसके बाद देखिए एक बहुत ही फेमस एक्टर मैथ्यू पेरी, और इनका एक टीवी सीरीज है फ्रेंड्स। मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने नहीं देखा, उसमें से एक मैं भी हूँ। बट ये फ्रेंड्स जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टीवी सीरीज है, और उसके ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग एक्टर। तो इनकी अभी मृत्यु हो गई है एट द एज ऑफ 54। इनका नाम क्या है आपका? मैथ्यू पेरी। एंड आई थिंक इन्होंने चैंडलर करके कैरेक्टर जो है वो अदा किया था उस टीवी सीरीज के अंदर। एक बार वो आप देख लेना कि क्या कैरेक्टर था इनका, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन यार क्लैट व्लैट में ना आजकल आ जाते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। मैथ्यू पेरी, ट्रबल स्टार ऑफ द स्मैश टीवी सिटकॉम फ्रेंड्स, was found dead at his home in Los Angeles on Saturday. He was 54. First responders found Perry unconscious in a hot tub at his house. He battled for years with addiction to painkillers and alcohol and attended rehabilitation clinics on multiple occasions. ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए अगली न्यूज़ है। इस्लामिक नेशन बॉडी कॉल्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीट एज इजराइल रिडीज गाजा इन्वेजन। देखो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, जिसको हम OIC बोलते हैं, उनके द्वारा एक मीटिंग करी गई थी रिसेंटली, जिसमें इजराइल जो अभी स्टेप्स ले रहा है अगेंस्ट द गाजा या फिर पैलेस्टीन, उसके ऊपर कुछ कदम उठाने की बात करी जा रही थी। कुछ लोग ये कह रहे थे कि क्या ये OIC जो है मिलके वॉर घोषित कर देगा इसराइल के ऊपर या इस तरीके की चीजें। बट इस तरीके की चीजें नहीं करता है OIC, पहले भी नहीं किया है, इतनी पावरफुल बॉडी है भी नहीं। बट एक्चुअली OIC है क्या, क्या है ये पूरी बानी है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो देखिए OIC जो है इसको बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। क्या बोला जाता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। देखो विश्व में UN के बाद सेकेंड लार्जेस्ट बड़ी जो है ना, ये आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब UN में जितने मेंबर्स हैं उसके बाद अगर कोई बॉडी है जिसके पास सबसे ज्यादा मेंबर्स हैं, तो वो एक आपकी OIC है। OIC जो है इसका कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड इसको अपने आप को बताती है। 1969 में इसको फाउंड किया गया था इन रबाट, मोरक्को समिट में, आफ्टर व्हाट इट डिस्क्राइब्ड एज द क्रिमिनल आर्सन ऑफ अल-अक्सा मॉस्क इन जेरूसलम। उस समय भी देखो इजराइल की वजह से ही ये बॉडी फॉर्म हुई थी। अल-अक्सा मॉस्क देखो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट है। इजराइल ने उस समय अल-अक्सा मॉस्क को अपने अंडर में ले लिया था, और विश्व में फिर ऐसा हो रहा था कि बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज के लोग वहां पे विजिट करना चाह रहे थे पर ढंग से जा नहीं पा रहे थे। तो वहां से फिर ये सारी चीजें शुरू हुई थी, और अभी फिर इजराइल के मुद्दे पे आप देख रहे हो कि इकट्ठा हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी समय ये अभी इनका मीट हुआ है, होता रहता है। हमारी लेट सुषमा स्वराज जी को भी इसमें बुलाया गया था, एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर आई थिंक बुलाया गया था। इंडिया जो है ना वो इसका मेंबर नहीं है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन का, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना वो इंडिया के ऊपर उल्टी उल्टी आरोप यहाँ पे लगाता रहता है। एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान इज अ मेंबर ऑफ OIC। ठीक, इट हैज 57 मेंबर कंट्रीज। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ OIC. OIC endeavors to stabilize solidarity among member states, to support restoration of complete sovereignty and territorial integrity of any member state under occupation, to protect, defend and combat defamation of Islam. ठीक है, ये इनके ऑब्जेक्टिव आपने देखे। हेडक्वार्टर कहाँ है OIC का? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन का हेडक्वार्टर जो है आपका जेद्दा सऊदी अरेबिया में है। पहला चार्टर इन्होंने 1972 में अडॉप्ट किया था। चार्टर समय समय पे अडॉप्ट होते रहते हैं। अभी जो लास्ट चार्टर जो था आई थिंक 2008 डाकर इन सेनेगल में आपका अडॉप्ट किया गया था, और अभी तक वही चल रहा है। ठीक है, इतनी क्लियर हुई बातें? गुड, अच्छी बात है। इसके बाद देखो एक और अभी न्यूज़ थी। न्यूज़ क्या थी कि यूनाइटेड नेशन जो है वो आपका 24 अक्टूबर को बॉर्न हुआ है।
मतलब ऐसा एनिवर्सरी मनाई जा रही थी। क्यों मनाई जा रही थी? एक्चुअली में यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना है ना वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। तो एक एडिटोरियल आया था, कुछ पीछे के जो आर्टिकल्स रह गए हैं वो हम देख रहे हैं। एक एडिटोरियल आया था यूनाइटेड नेशन फॉर्म कैसे हुआ था, थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। देखो क्या हुआ था, एक्चुअली सिंपल सी बात है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन की नीड फील हुई कि सभी कंट्रीज के बीच में कम्युनिकेशन का चैनल होना चाहिए। तो वहां से फिर आप कह सकते हो कि हाँ यूनाइटेड नेशन बॉर्न हुआ। लेकिन पूरा थोड़ा सा इसका कहानी क्या है ना वो समझते हैं। देखो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान क्या हुआ था कि उस समय भी कंट्रीज को ये चीज रियलाइज हुई थी कि यार हर कंट्रीज के बीच में ना आपस में कम्युनिकेशन होना चाहिए और इसके लिए एक चैनल इस्टेब्लिश करना चाहिए। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ना एक लीग ऑफ नेशंस क्रिएट करी गई थी। क्या? लीग ऑफ नेशन। इसका ऑफिस जेनेवा में था और इसका पर्पस यही था कि बाकी सभी कंट्रीज के बीच में कम्युनिकेशन रखे। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इसको बनाया गया तो वर्ल्ड वॉर 2 रुकना चाहिए था ना, पर नहीं रुका। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस जो है ना बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था जेनेवा के अंदर, इसने कुछ भी रोल अदा नहीं किया। तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बाकी जो कंट्रीज हैं उनको ये चीज समझ में आ गई थी कि भाई अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे कि इस तरीके की चीजों को रोका जा सके। तो उस समय जो यूएस के अलाइज कंट्रीज थे, जो यूएस के अलाई थे उस समय, ये नहीं कि जो अपोजिशन वाले उसमें जर्मनी वाले जो ग्रुप में थे वो नहीं, जो यूएस के साथ में खड़े हुए थे, उन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि हाँ हम लोग कुछ इस तरीके की चीजें करते हैं। तो चर्चिल जो हैं वो आपके ब्रिटिश हेड थे और रूजवेल्ट उस समय यूएस के थे, 1942 की बात है। तो वहां पे उनके बीच में मीटिंग हुई थी और उन्होंने कहा था कि हम लोग चलो कुछ संस्था बनाते हैं या एक चार्टर बनाते हैं। तो उसको फिर अटलांटिक चार्टर के नाम से स्टार्टिंग में जाना गया। देन जनवरी 1, 1942 में 26 कंट्रीज जो कि यूएस और ब्रिटिश इनकी एलाइज थी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, उन लोगों ने मिलकर इस चार्टर को साइन किया जिसको यूनाइटेड नेशन चार्टर बोला जाने लगा। और धीरे धीरे करके फिर 51 मेंबर्स ने इसको रेटिफाई कर दिया। इंडिया ने भी 26 कंट्रीज में एक था। आप कहोगे सर हम तो आज़ाद नहीं थे, फिर हम कैसे थे? तभी हम थे क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे बिहाफ पे वहाँ पे डिसीजन ले लिया था। जनवरी 10, 1946 को पहली यूनाइटेड नेशन की मीट बैठती है। क्लियर हो गया इतना? अच्छी बात है। इसके बाद द हिंदू की एक और न्यूज़ है आज की, मराठा कोटा एक्टिविटीज फर्म ऑन हंगर स्ट्राइक। जयराम पाटिल इनका नाम है, इनके बारे में आपको पता ही होगा। ही इज वन ऑफ द फेस ऑफ द मराठा कोटा का जो लड़ाई होता है महाराष्ट्र के अंदर। और क्या है मराठा कोटा, मैंने आई थिंक आज से 1.5-2 महीने पहले आपको बताया हुआ है, लेकिन एक बार अभी फिर से डिस्कस कर लेते हैं, पूरा इस मामले को समझते हैं। देखो महाराष्ट्र के अंदर मराठा कम्युनिटी जो है वो 32% है। कितनी है? 32%। ठीक। मराठा कम्युनिटी को अगर इतिहास के हिसाब से उठा के देखा जाए तो दिस इज अ वॉरियर क्लेन, मतलब योद्धा कास्ट की तरह इनको देखा जाता है इतिहासकारों के द्वारा। 1960 से जब से महाराष्ट्र बना है तब से ही ये डिमांड उठ रही है कि मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन देना चाहिए। और अगर आप देखोगे इतिहास को भी ना तो 1960 के बाद 20 के आसपास चीफ मिनिस्टर रहे, उसमें से 12 चीफ मिनिस्टर जो हैं वो आपके मराठा कम्युनिटी के ही रहे हैं। नवंबर 2018 में क्या हुआ, देखो जब काफी समय से मराठा कम्युनिटी के रिजर्वेशन की डिमांड उठने लगी, उस समय सरकार ने फिर फाइनली डिसाइड किया कि चलो एक कमेटी बनाते हैं एंड लेट द कमेटी डिसाइड कि क्या करना चाहिए। तो उस समय एमवी गायकवाड कमेटी बनी और एमवी गायकवाड कमेटी ने रिकमेंड किया, इन्होंने रिकमेंड क्या किया कि आप 16% या उससे कम का रिजर्वेशन जो है मराठा कम्युनिटी को दे सकते हो। और इन्होंने एक एक्ट लाने का भी प्रपोज किया कि सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास एक्ट आप लेके आओ, जिसको शॉर्ट में SEBC एक्ट के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, ये लाने की बात करी गई। मामला जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है आप रिजर्वेशन देना चाहते हो, आप दो मराठा कम्युनिटी को, लेकिन एजुकेशन में 12% एंड जॉब में 13%, इस तरीके से दो, ऐसा नहीं कि आप 16% दो। तो ये चीज सब बिल्कुल मतलब सारी चीजें यहाँ पे सही होते हुए आगे आगे पहुंचती गई और चीजें होने ही वाली थी। इतने में मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये रिजर्वेशन जो है, जो 50% कोटा का नियम है इंदिरा स्वामी वर्डिक्ट का, उसका वायलेशन है और इस वजह से इस रिजर्वेशन को सही नहीं ठहराया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच ने 2021 के अंदर मराठा कोटा को खत्म कर दिया। ठीक है, इंदिरा स्वामी वर्डिक्ट क्या कहता है? इंदिरा स्वामी वर्डिक्ट जो है वो 2 कंडीशंस डालता है। पहला कि भाई वो जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है वो सोशली बैकवर्ड होनी भी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अपने मन से किसी को रिजर्वेशन दे रहे हो।
तो पहला तो ये कंडीशन डालता है। और दूसरा यहाँ पे इंदिरा स्वानी वर्डिक्ट ये कहता है कि 50% से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए रिजर्वेशन, टोटल ओवरऑल रिजर्वेशन, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही अलाउड होता है। तो यहाँ पे वो भी ज्यादा हो रहा था, इसलिए इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। ठीक है, अब देखो मैं आपको ना महाराष्ट्र का थोड़ा मैप दिखाता हूं, आप इससे समझने की कोशिश करना। ये देखो जो ये वाला रीजन है ना, पर्पल वाला, औरंगाबाद वाला, एक्चुअली देखो जो रिजर्वेशन की डिमांड है ना सबसे ज्यादा इसी वाले एरिया से है। और इसके पीछे कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए एक्चुअली में है क्या कि महाराष्ट्र के अंदर आपने काफी बार सुना होगा कि सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट आ जाती है ना, और किसानों की फसलें काफी खराब हो जाती है। तो ये वाला जो रीजन है ना सबसे ज्यादा ये चीज यहीं पे होती है। और इसके वजह से हो क्या रहा है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज नहीं है, जॉब्स नहीं है, तो यहाँ का जो बच्चा है, जो यूथ है, वो मोस्टली माइग्रेट कर जाता है इन एरियाज के अंदर। और जो माइग्रेट नहीं करते हैं वो बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर वो इस तरीके की डिमांड उठाते हैं। दूसरा ये है कि इधर जब जॉब कम है, लोगों के पास अपॉर्चुनिटी प्राइवेट सेक्टर में कम है, तो उनके पास फिर एक ही ऑप्शन बचता है सरकारी एग्जाम निकाल के गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना, और इसीलिए रिजर्वेशन की उनको नीड ज्यादा फील होती है। तो ये वाला जो एरिया है ना सबसे ज्यादा इसी रीजन में आपका औरंगाबाद डिवीजन जो है सबसे ज्यादा इसी रीजन में आपको रिजर्वेशन की डिमांड दिखेगी। ये इसका एक जो पूरा कहानी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी चीज क्लियर हुई हो। तो एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, है ना। सबसे लास्ट में हमने एक आर्टिकल देखा मराठा कम्युनिटी का रिजर्वेशन वाला। ठीक है, हुआ क्या, मराठा कम्युनिटी देखो 32% के आसपास है, वॉरियर कास्ट इतिहासकार मानते हैं। 1960 से जब हुआ तब से ही रिजर्वेशन का डिमांड हो रहा था। MV गायकवाड़ कमेटी बनी, उन्होंने कहा 16% रिजर्वेशन दे दो, बट चीज़ें चल भी रही थी, हो भी रही थी, बट उतने तरीके से प्रॉपर 2018 तक तो नहीं हो पाई, बट समय समय पे डिमांड होता था रिजर्वेशन का। 2018 में जब फाइनली यहाँ पे ये रिकमेंडेशन आया तब चीज़ें थोड़ी सी और तेज होने लगी। तब हाईकोर्ट में मामला गया बॉम्बे के, उन्होंने कहा कि 12% एजुकेशन में दे दो, 13% जॉब में दे दो, बट फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये जो 50% का सीलिंग है इंदिरा स्वानी वर्डिक्ट का, उसका ये वायलेशन है, ये नहीं हो सकता है। 2 कंडीशन मैंने आपको बता ही दी हैं। आपको मैंने ये भी बता दिया है कि किस एरिया में सबसे ज़्यादा होता है और क्यों होता है। ठीक है, इसके बाद अब UN का अभी एनिवर्सरी था 24 अक्टूबर 1945 को। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन बनी थी जो बिल्कुल अनसक्सेसफुल रही थी, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था, इसीलिए चर्चिल एंड रूजवेल्ट 1941 में दे डिसाइडेड कि कुछ बनाते हैं और इस बार ऐसा बनाएंगे जो असरदार हो। तो फिर आपका यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन हुआ। सबसे पहले जो एलाइज कंट्रीज थे उस समय US एंड ब्रिटिश के, उन्होंने इसको सपोर्ट किया। 26 कंट्रीज ने इसको रेटिफाई किया 1942 में, एंड देन 1945 तक 51 मेंबर्स इसको रेटिफाई कर चुके थे। ठीक है, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के बारे में बात करते हैं। अभी ये न्यूज़ में क्यों है, देखो सिंपल सा कारण है इसकी न्यूज़ में रहने का, क्योंकि इजराइल जो है वो पैलेस्टीन या जूइश लोगों को अभी हमास या जिन पे भी अटैक कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मुस्लिम है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज बनी ही इसीलिए है कि मुस्लिम कम्युनिटी की वर्ल्ड में प्रोटेक्शन की जा सके, उनके अगेंस्ट में कोई ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा हो तो उसके ऊपर आवाज़ उठाई जा सके। तो इस तरीके की चीज़ें थी, इसकी वजह से इनकी एक मीट होती है तो उसमें कुछ भी जो भी डिसाइड हो, लेकिन ये वॉर, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा था कि वॉर घोषित कर देंगे इसराइल के अगेंस्ट में, तो वो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, और इतनी सारी कंट्रीज वॉर में इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहती हैं। तो वो चीज़ है। क्या है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, मैंने आपको बताया 1969 समिट में ये फॉर्म हुई थी। ठीक है, 57 मेंबर्स हैं, जेदा सऊदी अरेबिया में इसका हेडक्वार्टर है। ऑब्जेक्टिव क्या है वो हमने देख ही लिया है। लास्ट चार्टर इनका जो साइन हुआ था वो 2008 में हुआ था डैकर सेनेगल के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया, तो आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो एक और चीज़ है, अभी हम लोगों का एक सीरीज आने वाला था 1000 MCQs का, ठीक, वो इस वीक में आएगा, लाइव करेंगे उसको, यूट्यूब के ऊपर करेंगे। ठीक है, पूरा ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट आपके MCQs निकलेंगे मंथ वाइज वो कवर किया जाएगा। अब देखो MCQs का डायरेक्टली तो क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि पैसेज बेस्ड पेपर आता है क्लैट में, लेकिन पैसेज बेस्ड के अंदर उसमें से काफी क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो उसको अच्छे से कर लेना, मंथ वाइज रहेगा तो उसमें कोई टॉपिक छोड़ने की भी कोशिश नहीं करेंगे।
सारी चीज़ें रहेंगी। थोड़ा उसका टाइम इसलिए लग गया जो कि कंटेंट प्रिपेयर करना था, मैं ये चाह रहा था कि उसकी आपको PDF भी दे दी जाए सेशन के बाद में, तो वही बनने में अभी थोड़ा सा जो है कंटेंट टीम काम कर रही है। तो जैसे ही वो प्रॉपर हो जाएगा तो अपन इसकी क्लास लगा लेंगे। इस वीक में प्रोबेबली सेकंड हाफ में इसकी क्लास अपन जो है वो रखेंगे, ठीक है। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।